हर चीज का अनुमोदन कराना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने कह दिया हाँ तब तो ठीक है, पूरा समाज इससे ग्रस्त है। हम अपने घर से जिन बातों पे लड़ते हैं, भाई भाई लड़ता है रिश्तेदार, उस तथ्यों के साथ हम कभी उनसे बात नहीं कर पाते, उनसे डायलॉग नहीं कर पाते। हम कहां जाकर के फिर टोपी उतार के रखते हैं, आप जो कहिए वही ठीक है। हम तो भाई भाई हम सदियों से भाईचारा है। एक घटना इतिहास में मुझे भाईचारे की नहीं मिली। हर घटना में भाई कौन है और चारा कौन है तय है। लेकिन ये बीमारी है कि हम अंदर से लालची हैं, हमें दूसरों का अनुमोदन चाहिए, हमें दूसरों की स्वीकारता चाहिए। कि देखो रहमान भाई नाराज हैं, रहमान भाई सड़क पे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, पूरे रोड को रोक देंगे, लेकिन नहीं नहीं, क्या आपको पता है 10 मिनट की तो बात है, ये 10 मिनट की तो कई हजार साल बन जाएंगे। ये जो बीमारी, हम अपनी बातों को तथ्यों पे, फैक्ट पे नहीं कह पा रहे, हम अपने सच को सच नहीं कह पा रहे और दूसरों के झूठ का ढिंढोरा पीट रहे हैं, और हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारे संगठन हिंदूवादी जिम्मेदार है। संवाद में कोई मामला ही नहीं, हवा हवाई चल रहा है, हवा इधर से आई है इधर से, कोई नई बात नहीं। इसलिए मेरे पास कोई, मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई अलग से ज्ञान आ गया, ऐसा कुछ नहीं। संविधान पर सुबह से शाम तक रट लगाई जाती है, संविधान को मानना चाहिए। हमने तो कहा मत मानो, हमने तो कभी नहीं कहा, लेकिन किस हिंदू संगठन में आपने ये बात कहा कि भारत का संविधान जब बना उस वक्त की डिबेट्स अवेलेबल है, आप सब पढ़ सकते हैं, जिसका शौक चाहे पढ़ ले, आपको सब कुछ अवेलेबल है, कोई चीज छुट्टी नहीं। लेकिन हमारी आदत यह है कि हम रिसर्च नहीं करेंगे, हमें कोई शॉर्ट में क्लिप्स कुंजी दे दे, उससे 5 सवाल पढ़े दे दिए खत्म, हम उसको फॉलो जाएं तब पता चलेगा ना कि क्या प्रोग्राम हुआ है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि संविधान जैसा है इसका बड़ा प्रारूप वैसे ही मान लीजिए, इस पर डिबेट नहीं करते कि संविधान में क्या करना, इस पर नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये भी नहीं। लेकिन जो संविधान है उसको तो लागू सही करे करो। हमारे खिलाफ है हम मानते हैं, लेकिन जो बचा हुआ है वो तो नहीं कर रहे। भारत का संविधान बना, डिबेट में आर्टिकल 14 भारत का संविधान कहता है कि इस देश में जो भी भारत के नागरिक हैं, जिसके पास भी भारत की नागरिकता है, वो संविधान के सामने बराबर है। कोई कहीं गलतफहमी नहीं हो सकती, ये वो कुछ, ये धारा 14 कहती है आपको, मैं उसको मानता हूं। लेकिन उसके बनने के बाद जब डिबेट हुई, अंबेडकर साहब खड़े थे, नेहरू जी थे, के मुंशी साहब थे, पटेल थे, तो जिन मक्कारों ने मुस्लिम लीग के माध्यम से पाकिस्तान बनवाया वो यहां रहते, उन्होंने फौरन एक सवाल करा, और ये मैं बिल्कुल शब्द बाई शब्द आपको बता, ये कहा गया कि पाकिस्तान में से जिस तरह से हिंदुओं की लाशें हिंदुस्तान आ रही हैं, हमें बड़ा डर लग रहा है। ये मक्कारों को डर आज नया बात नहीं है, जो बॉलीवुड को पहले से लगता है, ये तब भी मक्कार थे, आगे और कहा कि देखिए पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हिंदुओं को मार के यहाँ ट्रेनिंग भेजी जा रही है, हमें ये डर लगता है। तो देखिए भारत में तो 90% हिंदू हैं, अगर पंडित जी इसके रिएक्शन में कुछ हो गया तो फिर बात खराब हो जाएगी, और कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन पंडित जी को वैसे ही डराया गया जैसे आजकल बॉलीवुड के डराते हैं। अब बॉलीवुड वालों को ये पता नहीं है क्या पंडित जी ने ये देखी, बार बार डर लगता होगा, तो कहते हैं हमें डर लगता है, तो मैं कहूँ डर ये अच्छा है, लगना चाहिए, इसमें क्या बुरा? अगर गुंडागर्दी करोगे, संविधान के खिलाफ जाओगे, हर आदमी की गर्दन काटोगे, तो तुम्हें डर लगना चाहिए, चौराहे चौराहे लगना चाहिए। तो कह करके ये बात उन्होंने कहा कि देखिए
हम जब यहाँ रहेंगे तो हम तो माइनॉरिटी में रहेंगे और हमने तो ये देश अपनी मर्जी से चुना है, हम तो पाकिस्तान नहीं गए, लिहाजा हमें एक प्रोटेक्शन चाहिए। और वो प्रोटेक्शन ये चाहिए कि जब मेजॉरिटी हिंदू होगी तो ऐसा ना हो कि कहीं हिंदू हमारे ऊपर काबिज न हो जाए। लिहाजा हम अपनी पूजा, हम अपने मजहब के जो फेस्टिवल है वो कैसे मनाएं, वो सुरक्षित रहे, इसलिए हमें कुछ नया प्रोविजन चाहिए। B.R. अम्बेडकर से ज्यादा ईमानदार उस दौर में कोई था ही नहीं। इसलिए उनके नाम के आगे का सरनेम क्या है, इसलिए मक्कारों ने उस सरनेम के कारण एक बेवकूफ आदमी को इस देश में पंडित कह के ब्राह्मण, इसलिए हमारे जब सरनेम देकर के आप बात करेंगे तो आप ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। जब आप ज्ञान की बात करें, डायलॉग की बात करें, तो शुद्ध रूप से मैन टू मैन बात होनी चाहिए। फिर आपका सरनेम क्या है, इस हिसाब से बात करें। अम्बेडकर ने वही कहा कि जब हमने आर्टिकल 14 दे दिया गया, जब सब बराबर है तो इस देश के संसाधन से लेकर सभी चीज अपनी बराबर है। लेकिन पंडित जी को ये तो बड़ी खतरनाक बात कही। अम्बेडकर चले गए, के मुंशी ने विरोध किया, सरदार ने विरोध किया, और फिर पंडित जी के तो बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे कराए जिनकी गिनती 35 से लेकर बहुत। फाइनली ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में धारा 30 लेते हैं, एक धारा 30 बनी 30, और वहां से लेके 29, 28, 27, 26, 25 तक ये कहा गया कि जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, इन लोगों को अलग से अपने मजहब की तालीम, शिक्षा देने का अधिकार है। इनको अपने स्कूल खोलने का अलग से अधिकार है। 14 से चले थे, 14 में कहते हैं सब बराबर, 30 में आपने एक 2 हिस्सों में बांट दिया, तो 2 हिस्सों में तो भारत बढ़ चुका था पहले, इसी मुद्दे में तो बटा था, और क्या बात बटा। फिर धारा 30 की डाली, फिर भारत के किसी भी संस्थान के अंदर गीता या रामायण पढ़ाने की मना नहीं। डिस्क्रिमिनेशन तो आपके संविधान ने किया था, तो संविधान नहीं किया बहुत जो आखिरी में 35 के नाम से आप लोग जानते हैं। और फिर एक डिस्क्रिमिनेशन तो आपने संविधान में किया और बाकी आपने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते किए। इसलिए मैं मानता हूं कि मंच से कहा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण, ये 2 नारे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कथावाचक राम की कहानी। अच्छी नहीं कर सकती। 4 बार जरा सोचिए क्या क्या, 4 बार सोचिए हम क्या कह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मतलब है इससे हमारा? जनसंख्या नियंत्रण से क्या मतलब है हमारा? कब कह रहे हैं बात? अगर इतनी ताकत थी तो तब भी तो आप थे। ये बात 1947 में करनी चाहिए। आज आप कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं? आपका भौतिक जिसे कहते हैं तत्कालिक फायदा राजनीतिक हो सकता है। ये दोनों मुद्दे सनातन हिंदू समाज को समाप्त कर, लेकिन हम इसकी इसीलिए इस देश को पिछले 70 सालों से धारा 370 के बारे में 1 करोड़ बात जगह जगह 5000 गोष्ठियां हो रही है, 2000 गोष्ठियां हो रही है। तथ्य की बात में कोई नहीं जानता। धारा 370 कभी भी भारत के लिए खतरनाक है। धारा 370 तो पूरे देश में लगी हुई है। धारा 370 के माध्यम से सिर्फ 2 ही प्रोविजन थे कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ नियम और पार्लियामेंट के कुछ नियम उस पर लागू नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आपकी नियत में शक। हम बड़े बड़े ज्ञानी हैं, हजारों करोड़ों वकील हैं देश में, एक से ज्ञानी संगठन में वकील। इसलिए जब आप अपने स्वार्थ को आगे रखेंगे और स्वार्थ के माध्यम से किसी मुद्दे को उठाएंगे तो आप अपने स्वार्थ को बचाए रखने के लिए उस मुद्दे को घुमाएंगे। अगर आपका कोई स्वार्थ नहीं है तो आप मुद्दे को चौराहे पे खड़ा करके उसके एक एक करके उसके कमर।
इसने धारा 35 है, कभी चर्चा सुनी थी आपने 4 साल तक कि धारा 35 में क्या चीज है, कहां से आई, कैसे आई, किस लिए आई, क्या करता, नहीं सुनी आपने। इसलिए आज की बात कर रहा हूं मैं, 35 में वापस नहीं जाना चाहता। आज भी गुमराह करने के लिए, राजनीति को सत्ता पे बने रहने के लिए राष्ट्र के साथ खिलवाड़ हो चुका। इसलिए पहला मंच है जहां लिखा है राष्ट्र बचाओ आंदोलन। ये पहला कोई ऐसा मंच है जहां राष्ट्र की बात हो रही है। दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए, देश और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों की परिभाषा अलग है, दोनों के नियम कानून अलग है, लेकिन देश प्रेम के लिए देश क्या है और राष्ट्र क्या है, नेशन क्या है। अगर दोनों एक तो शब्द क्यों एक है, और दोनों की मतलब क्या है। नरेंद्र मोदी भारत देश का प्रधानमंत्री है, भारत राष्ट्र का प्रधानमंत्री। हम ये तो नहीं कहते भारत का राष्ट्र का प्रधानमंत्री, नहीं कहते। इसलिए राष्ट्र और देश में फर्क करें। देश पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा सुरक्षित है आज के दिन। देश की कोई लेकिन राष्ट्र हर दिन टूट रहा है, राष्ट्र हर दिन कमजोर हो रहा है, क्योंकि उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। 80-90 करोड़ हिंदू सनातन नेशन का एक बहुत छोटा सा अंग होता है, उसे आप देश कहते हैं। देश एक भूमि का टुकड़ा है, जिसे आप कन्याकुमारी से लेकर के आप कहते हैं गुजरात और तमाम, ये भूमि का टुकड़ा है। यही तो भारत है, यही भारत देश है। इस भारत, इस जमीन के टुकड़े की रक्षा के लिए एक सेना बनी हुई है। सरकार संविधान से चलेगी, सेना अपने कानून से चलेगी, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस है, सड़क पर चलने का कानून है, हर चीज का कानून है। और ये जितने भी कानून हैं देश चलाने के लिए हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन है, ये पुलिस का है, ये आर्मी का है, ये जुडिशरी का है, ये एजुकेशन का है, यही है। देश के लिए इसी से चलेगा। राष्ट्र क्या है, इसलिए भारत देश के टुकड़े कई बार हुए। अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान और श्रीलंका और क्या क्या टूटा, सब कुछ हुआ, लेकिन राजनीतिक भारत कई बार टूटा, लेकिन भारत राष्ट्र कभी टूटा नहीं। और इस वक्त इतने हालात के बावजूद भी आज भी कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, कितने सारे सेक्शंस में आप बटे हुए हैं, तब भी भारत राष्ट्र खतरे में नहीं है। इसलिए देश को सरकार चलाती है, जुडिशरी चलाती है, पुलिस चलाती है, सेना चलाती है। राष्ट्र मेरी आस्थाओं, परंपराओं और सरोकारों से चलता है, जिसे समाज चलता है। इसलिए शंकराचार्य, ये जो इंस्टीट्यूशन है, इनकी भूमिका क्या है, मंदिर की भूमिका क्या है, पीपल की नदियों की भूमिका क्या है। क्या कोई सरकार का लायक है कि गंगा नदी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसे बंद कर दो। गंगा नदी का भारत सरकार की वजह से जिंदा है। इस देश के करोड़ों गरीब अमीर लोगों की आस्था है, कौन कब मंदिर जाएगा, किस मंदिर में जाएगा, कौन सी पूजा करेगा, कब करेगा, नहीं करेगा, इसके लिए कोई नियम है नहीं है ना।
नियम में परिवर्तन करना है, इसमें कोई बात पूछ नीच करनी है, तो राष्ट्र का प्रधानमंत्री शंकराचार्य है। वो कोई बात नहीं, क्योंकि वो इस राष्ट्र की जो मान्यताएं, परंपराएं, सरोकार, मंदिर, पूजा, ये उस सब के बारे में हम सबसे ज्यादा जानते हैं। और एक कमजोर, एक कायर समाज जब सब कुछ सरकार से चाहता है, तो सरकार आपकी आस्थाओं को, आपकी परंपराओं को, आपकी मान्यताओं को इसलिए रोकती है, क्योंकि ये इतना कायर है कि ये अपने मंदिर की सुरक्षा भी मुझसे चाहता है। ये अपनी आस्थाओं को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, उसमें ही पूरा समाज बना हुआ। और आप जब कमजोर हुए तो इस देश के काला कोट पहनने वाले लोगों ने ये परवाह किए बगैर कि आपको इससे कितनी चोट पहुंचेगी। काला कोट तो 1947 में पैदा हुआ, सबरीमला हजारों साल की परंपराओं के बाद उसमें कोई चीज तय हुई कि ये होगा, ये इतने बजे होगा, ये नहीं होगा, इसमें कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। लेकिन आपकी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमें सबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस चाहिए। अपने यहां काले कोट पहनने वालों ने 70 साल में चीफ जस्टिस महिला नहीं बनाई, लेकिन सबरीमला में चले, क्योंकि कायर समाज इस बात पे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, उन्होंने यही सुप्रीम कोर्ट हमारी कायरता के चलते हिंदुत्व की परिभाषा तय करे। यही सुप्रीम कोर्ट राफेल के ऊपर एक्सपर्ट है, ये जलीकट्टू पे एक्सपर्ट है, ये दही हांडी पे एक्सपर्ट है। हमने कहा थोड़ी एक्सपर्टीज बताओ, मंदिर मस्जिद में भी जरा जेंडर जस्टिस होना चाहिए, बोले नहीं, इसकी सुनवाई नहीं। इसका मतलब है कि सत्ताओं के जितने अंग हैं वो देखने में तो लगता है किसी किताब, किसी कानून से चलते हैं, लेकिन नहीं, सत्ता का हर अंग ताकत से लड़ता है। इसलिए जब आप चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, दया की भीख मांगते हैं, मंदिरों के लिए भीख मांगते हैं, तो आपके मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे को भी सरकार लेती है और आप कुछ कर नहीं पाते। चुप बैठे रहते हैं। इसके लिए मुहिम नहीं चलाई किसी संगठन ने, वकीलों के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में पीआई नहीं डाली किसी ने। ये मुद्दे क्यों नहीं बने हमारे देश में? हम भिखारियों की तरीके से मेजॉरिटी होते हुए भी इस देश में दुनिया का पहला ऐसा देश है कि हम कहते हैं पूरी दुनिया में आप एक ही देश में क्या तो बना। भारत का बहुसंख्यक मेजॉरिटी समाज सरकार से भी मांगता है हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। ऐसे दुनिया में जो माइनॉरिटी होती है, जो कम होते हैं, वो समान नागरिक की बात, हम भीख मांग रहे हैं और उसे प्राप्त करने के बाद हम हमने बहुत बड़ा किला जीत लिया। ये रोज मांग करना हमारी कायरता दिखलाता है, हमारा डर दिखलाता है, हमारा लालच दिखलाता है। ये मुद्दे नहीं बने कभी हमारे लिए, इसलिए ये मुद्दे हम बनाना नहीं चाहते, क्योंकि इसके बनाने से हमें ज्यादा जद्दोजहद करनी होगी। इसलिए ऊपर हवा की बातें, और पता ही नहीं कि उसके लागू होने के बाद हमको ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम भावनाओं की बात ज्यादा करते हैं, तथ्यों की कमी। इसलिए आज की डेट में इतना बड़ा संकट है, इस देश का सबसे घृणा